हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। और जैसा कि अभी आप लोगों को दिख गया होगा, ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, ये जो ब्लॉक है, ये है BHDS 184, BHDS 184 बुक है। और ये जो कोर्स का जो टाइटल है वो है रेडियो लेखन, और आप लोगों के स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा ब्लॉक 2। ठीक है, ये खंड 2 है जिसमें लिखा गया है रेडियो लेखन 2। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इसी बुक का एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने इसी बुक के ब्लॉक 1 खंड 1 को डिस्कस किया था, और उसके जो इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चंस थे हम लोगों ने उसको देखा था। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो सेशन होने वाला है ना दोस्तों, इसमें हम लोग इसी बुक के मतलब BHDS 184 बुक के ब्लॉक 2 को देखेंगे, खंड 2 को देखेंगे। इसमें कुल 6 इकाइयां हैं, मतलब कुल 6 चैप्टर्स है। आप लोगों की स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। ठीक है, इसी से हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न आने वाले हैं। अब इसमें है ना, थोड़ा सा क्या है ना कि चेंज है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो चेंज है। अब जैसा कि आप लोग पहले एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम दिए होंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर दिए होंगे। और इससे पहले वाला जो वीडियो सेशन आया था ना, उसमें भी मैंने वर्णनात्मक प्रश्नों का ही डिस्कशन करवाया था आप लोगों से। मतलब मैंने वर्णनात्मक प्रश्नों का ही डिस्कशन किया था और आप लोगों को डिस्कस करवाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि रेडियो की विशिष्टताएं क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताया था कि क्या कहते हैं कि भारत में रेडियो का विकास व उद्भव कैसे हुआ। तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए थे। तो वो सब क्या है ना, वर्णनात्मक प्रश्न है। 5 नंबर 10 नंबर का, 5 नंबर तो नहीं, सॉरी, मैक्सिमम क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो ब्लॉक है ना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछेगा आपसे। आपसे जैसे पूछेगा कि मान लिया जाए कि आपको किसी एक नेता का साक्षात्कार लेना है, या आप किसी नेता का इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस समय जो है ना, आपको 5 कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं उसकी सूची बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इग्नू के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इस 6 इकाई में जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो एकदम शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर बाय द वे कोई भी वर्णनात्मक प्रश्न इस ब्लॉक 2 से, मतलब ब्लॉक 2 से आ गया, खंड 2 से आ गया, तो आप लोग उसका भी आंसर कर पाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले थोरोली आप लोगों को चैप्टर अभी नीचे लिए चलूंगा, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा जिससे क्वेश्चन बन सकता है तो वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पैटर्न देख लेंगे कि ये वाला जो ब्लॉक है इससे कैसे क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खंड 2 का परिचय, रेडियो नाटक। इससे आपको है ना सबसे ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं देख लीजिए। रेडियो नाटक यहाँ टॉपिक है। ठीक है, अब कोई भी जानता है नाटक का क्या मतलब होता है। नाटक में कुछ पात्र होते हैं और एक कहानी होती है, जिसके इर्द गिर्द जो है ना मतलब पूरा का पूरा सिस्टम घूमता रहता है। इसी तरह का एक नाटक होता है। आप लोग संभवतः नाटक देखे भी होंगे। ठीक है, आप लोग एक तरह से एग्जाम्पल ले लूं मैं अगर, तो इधर तो कोई नाटक होता नहीं है। इधर इधर कोई नाटक मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग जरूर, आप लोग एक तरह से समझ लीजिए, मूवी जो है ना, फिल्म जो है, एक तरह से नाटक का ही एक हिस्सा है। ठीक है, आप मूवी देख रहे हैं तो वो एक तरह से नाटक ही समझ लीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं ना, आनंद ले रहे हैं। तो ये एक तरह से नाटक हो गया। अब नाटक जो है कैसे होगा, मतलब रेडियो में नाटक कैसे होगा, यही सारी बातें जो है ना आगे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हालांकि इससे कोई प्रश्न बनने वाला है नहीं, फिर भी टॉपिक का हेडिंग था तो मैं बता दिया आप लोगों को। अब एक रेडियो नाटक के विषय, इससे प्रश्न बन सकता है कि रेडियो नाटक के विषय कौन कौन से हो सकते हैं। तो मूल रूप से 5 विषय यहाँ दिखाए गए हैं। मूल रूप से 4 विषय, अन्य विषय पर और भी विषय को ऐड किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर 4 दिया गया। अन्य में 5वें नंबर में अन्य विषय दे दिया गया। तो सामाजिक विषय पर भी नाटक तैयार किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि दहेज प्रथा पर एक नाटक तैयार किया जा सकता है, जिसमें कि एक दहेज के लोभी एक परिवार वाले, लड़का के परिवार वाले हो सकते हैं, और दहेज दहेज की यातना, दहेज देने के बाद जो यातनाएं सहती है एक स्त्री या एक लड़की का परिवार, तो दूसरी तरफ वो रहेगा। और बाकी समाज में जो वो उन दोनों, ये जो कहते हैं कि दहेज से संबंधित जो कुरीति है ना, उनको सबको जोड़ करके एक नाटक फिल्माया जा सकता है। तो ये सामाजिक नाटक हो गया, जिसमें हम क्या देखते हैं कि समाज में जो मौजूद अच्छाई और बुराई है, तो उसको आधार मानकर या उसको आधार बनाकर जो नाटक लिखा जाता है,
जो नाटक बुना जाता है वही नाटक जो है ना सामाजिक नाटक के अंतर्गत आएगा। ऐतिहासिक नाटक, इतिहास से संबंधित अगर कोई नाटक बनाया जा रहा है, इतिहास से संबंधित अगर कुछ ऐसी रोचक घटनाओं को बुना जा रहा है, रोचक घटनाओं को लिखा जा रहा है जो कि एक तरह से कह ले कि श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो वह ऐतिहासिक नाटक होगा। जैसे मान लीजिए कि अकबर की जीवनी के बारे में बताना, या अकबर ने जो जो काम किए, ठीक है, तो अगर उसको हमें रेडियो पर दिखाना है, तो उस समय जो हम नाटक लिखेंगे तो वो होगा ऐतिहासिक नाटक। जैसे आप लोग शायद सीरियल भी देखते होंगे, जी अनमोल पे एक सीरियल आता है जोधा अकबर। तो उसमें क्या है ना, जोधा और अकबर की जो कहानी है ना, उसको दिखाया गया है, फिल्माया गया है। उसको मतलब आप लोगों के सामने पर्दे पर रख दिया गया है, जिसको आप लोग आंख से देख सकते हैं। तो वो क्या है ना, एक ऐतिहासिक कहानी है, एक ऐतिहासिक किस्सा, या फिर कह ले कि एक ऐतिहासिक नाटक भी कहा जा सकता है उसको। वैज्ञानिक नाटक, विज्ञान से संबंधित अगर कोई नाटक होने वाला है या उसको बुना जा रहा है, तो वो वैज्ञानिक नाटक होगा। ठीक है। अब है मनोवैज्ञानिक नाटक। मन मस्तिष्क में क्या होता है ना, कभी कभी अब दो दो पात्र हैं, ठीक है, उनके मन में अलग अलग तरह की अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उतार चढ़ाव आ रहा है। किसी के मन में आ रहा है कि मैं तो इसको गोली से मार दूंगा, किसी के मन में आ रहा है कि मतलब दो पात्र है, तो उसके मन में आ रहा है कि अरे मैं इसका कत्ल करवा दूंगा। तो ये जो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो नाटक होता है, जो कि या कह लीजिए मनोवैज्ञानिक तौर पर जो लिखी कहानियां होती है, जो मन को ज्यादा मतलब कह लें कि इम्फासाइज करती है, मन को ज्यादा दिखाती है, या कह लें कि मन को ज्यादा हमारे सामने एकदम खुल के दिखाती है, तो वो जो है ना मनोवैज्ञानिक नाटक के अंतर्गत आएगा। तो इतना सब क्लियर है, ये वाला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ और भी बहुत सारी बातें लिखी गई है, ठीक है, तो खैर इससे हमें कोई लेना देना। अन्य विषय भी है, नाटक के बहुत से विषय हैं, ऐतिहासिक, राजनीतिक विषय भी है, प्रेम संबंधी विषय पे भी नाटक लिखा जा सकता है। तो अन्य बहुत सारे विषय हैं, उसको हमको भी डिस्कशन करना नहीं है, क्योंकि हमारे बुक में नहीं है। अब रेडियो नाटक के तत्व, तो मूल रूप से रेडियो नाटक के 3 तत्व होते हैं दोस्तों: कथानक, पात्र और ध्वनि। अब कथानक का मतलब ये होता है कि अब जैसे मान लिया जाए कि कोई नाटक लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसमें कौन से पात्र देंगे, कैसे उसको सीक्वेंस में लाएंगे, कैसे उसको हम एक तरह से क्रमबद्ध करेंगे, तो वही कथानक कहलाता है। जैसे कि अगर आप में से किसी ने BEGLA 138 का अगर कोर्स रखा होगा, तो उसमें मैंने आप लोगों को प्लॉट के बारे में बताया है, या फिर किसी का BEGC 134 ब्लॉक होगा, मतलब बुक होगा, उन्होंने रखा होगा, तो उनको भी मैंने प्लॉट के बारे में बताया। तो प्लॉट क्या करता है ना, एक क्रम पैदा करता है और कहानी में रोचकता को पैदा करता है, ठीक है। तो वही प्लॉट जो है ना हिंदी में कथानक कहलाता है। कथानक क्या करता है, तो केवल और केवल कहानी में एक तरह से बोले कि एकदम रोचकता पैदा करता है और कहानी को एक क्रम में लाता है, ताकि जो श्रोतागण है ना, वो कहानी के प्रति आकर्षित हो सके, ठीक है। अब है पात्र। तो पात्र नहीं होगा भाई कहानी में या नाटक में, तो फिर उस नाटक या कहानी का क्या फायदा रह गया, कोई फायदा नहीं रह गया। अब मान लीजिए कोई कहानी अथवा नाटक लिखना, अब उसमें कैरेक्टर नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं हम कि हम और आप, आपकी बात कर लेते हैं। हम और आप मिलके अगर कोई कहानी लिख रहे हैं, तो किसी व्यक्ति पे तो लिखेंगे ना, या हम और आप मिलकर के कोई नाटक बना रहे हैं, तो किसी व्यक्ति पर तो लिखेंगे ना। अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा, तो फिर वो नाटक कैसे चलेगा, ठीक है। तो वो जरूरी है। ध्वनि, ध्वनि भी जरूरी है, किसी नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि हम नाटक कर रहे हैं, ठीक है, नाटक को बोल रहे हैं, नाटक को हम पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं या रेडियो में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्वनि नहीं होगा, ध्वनि में उतार चढ़ाव नहीं होगा, या फिर कह लें कि ध्वनि परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर वो नाटक का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। अब कैसे ध्वनि में क्या क्या परिवर्तन आता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि ध्वनि में अब हम बोल रहे हैं या कोई नाटक चल रहा है, नाटक में क्या होता है ना कि कभी ध्वनि बहुत जोरों की होती है, कभी कोई जो पात्र होता है ना, वो जोर से चीखता है, जोर से चिल्लाता है, ठीक है, या कभी एकदम धीरे होके चिल्लाता है, धीरे होके बोलता है। अब ध्वनि प्रभाव, मान लेते हैं कि कोई नाटक चल रहा है, उसमें हमें क्या करना है ना कि एक तरह से समझ लीजिए कि बादल की आवाज लानी है, तो हम बादल का आवाज, तो उस बादल की आवाजों को सेट करेंगे, तभी तो वो नाटक हमें आकर्षित करेगा। बादल की आवाज, बादल की गड़गड़ाहट को सेट किया जाएगा उस नाटक के अंदर, तभी तो वो एकदम आकर्षक लगेगा। अब है संगीत। अभी अभी आप लोग कभी सीरियल वीरियल देखते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो वही बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, यहाँ पे संगीत है, ठीक है। अब संगीत क्यों लगाया जाता है, किसी नाटक में क्यों लगाया जाएगा, ताकि उसको आकर्षक बनाया जा सके। आप देखते होंगे बैकग्राउंड में बहुत सारा म्यूजिक चलता है, जैसे कि क्या लेते हैं ये KGF चैप्टर 1 आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसमें जो BGM था, बैकग्राउंड म्यूजिक था, काफी प्रचलित हुआ और लोगों ने उसको बहुत मतलब
बहुत ज़्यादा मतलब डीपली लिया और वो मतलब उनके प्रति अट्रैक्ट हुए। तो ये क्या है ना, ये ध्वनि ही तो है। तो यही जो है ना रेडियो नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इतना क्लियर हो गया? आगे देखते हैं आगे हमें क्या डिस्कस, बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं रेडियो नाटक के, ठीक है। ये रहा रेडियो नाटक, ये सब एग्जाम्पल है और इससे प्रश्न आएगा, पूछेगा आपको, रेडियो नाटक लिखने के लिए कहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्या क्या पूछ सकता है। फिलहाल इतना तो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखना, हमें क्या देखना है, आगे देखते हैं आगे कहाँ गया। रेडियो नाटक के भेद, इससे प्रश्न आएगा दोस्तों, ये आप लोग जान लीजिए। तो रेडियो नाटक के मूल रूप से इतने भेद होते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर है। एक पात्री नाटक जिसे मोनोलॉग कहते हैं, झलकी या प्रहसन, रेडियो रूपांतर, उसके बाद रेडियो कल्पना या फैंटेसी, धारावाहिक रेडियो नाटक, काव्य नाटक, रेडियो कार्टून। तो देखिए एक पात्री नाटक या मोनोलॉग जो होता है ना, उसमें केवल एक पात्र होता है, वही एक पात्र सारा काम करता है। जैसे मान लेते हैं मैं कोई नाटक लिख रहा हूँ और मैं नाटक का मुख्य पात्र हूँ। मैं सुबह में घर से निकला, फलाना सामान खरीदा, ढिमकाना सामान खरीदा, बाजार गया, ये किया वो किया, और फिर उसके बाद उसमें मेरा एक्सीडेंट हो गया, या फिर मैं किसी लड़की से मिलने को गया, मैं उससे उससे मिल आया और फिर उसे मिलके अच्छा लगा। तो अब मैं हूँ सिंगल पात्र, मैं एक पात्र हूँ केवल, और मैंने अपनी पूरी कहानी जो है ना लिख डाली। और इस तरह से कह लें कि पूरी की पूरी कहानी है या पूरा का पूरा नाटक मेरे इर्द गिर्द घूमा, और इस तरह से क्या है ना, यही एक पात्री नाटक कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे नाटक जिसमें कि केवल एक पात्र हो और पूरे का पूरा नाटक उसी के इर्द गिर्द घूमता हो, एक पात्री नाटक कहलाएगा। झलकी या प्रहसन, झलकी एक तरह से नाटक है दोस्तों, ठीक है। अब नाटक जो छोटा हो, जो 2-4 मिनट का नाटक होता है ना, उसे हम झलकी कहते हैं, ठीक है। एकदम एक छोटा सा झलक, झलकी समझ जाए, झलक, एक ही झलक में सारा काम हो गया, ठीक है। अब दहेज प्रथा के नाटक को दिखाना हम, तो दहेज प्रथा का अगर दहेज प्रथा की कुरीति को अगर हमको नाटक के तौर पर फिल्माएं तो हम क्या करेंगे, एकदम शॉर्ट में क्या करेंगे ना, कि एक दहेज से प्रताड़ित स्त्री को फांसी के फंदे से लटकते हुए दिखा देंगे। तो ये झलकी हो गया, ठीक है। अब प्रहसन, प्रहसन क्या है ना, ये थोड़ा सा लंबा होता है झलकी के मुकाबले। झलकी छोटा सा नाटक हुआ तो प्रहसन उससे थोड़ा बड़ा नाटक हुआ। अब मान लीजिए कि प्रहसन को हमको नाटक के प्रहसन को दिखाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे ना, अगर समाज में मान लेते हैं कि दहेज प्रथा की कुरीति को दिखाना, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको लंबा चौड़ा कर देंगे। पहले एक लड़की की शादी को दिखाएंगे, फिर शादी के बाद लड़कियां कैसे प्रताड़ित होती है, प्रताड़ित होने के बाद वो कैसे गलत कदम उठाती है, तो ये थोड़ा सा जो लंबा हो जाएगा ना, ये प्रहसन कहलाएगा। रेडियो रूपांतर, तो रेडियो रूपांतर क्या है ना, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मुझे थोड़ा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा क्योंकि मे बी इसमें मैं गलत हो सकता हूँ। मैं आप लोगों को रेडियो रूपांतर पे लिए चलता हूँ, कहाँ पे है रेडियो रूपांतर, हाँ ये रहा। रेडियो के लिए जब रंगमंचीय नाटकों, कहानियों और उपन्यासों के स्वरूप विधान में परिवर्तन किया जाता है तो उसे रेडियो रूपांतर कहता है। अब मान लिया था कि रेडियो रूपांतर में क्या होता है ना, कोई कहानी है, ठीक है, उसको नाटक के रूप में बदलना है, या फिर कोई उपन्यास है उसको नाटक में बदलना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है, तो वो जो परिवर्तन होता है ना, वही रेडियो रूपांतर के नाम से जाना जाता है। उसका एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, लंबा चौड़ा उदाहरण है, मैं बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब रेडियो फैंटेसी या अति कल्पना, तो यह इस तरह का नाटक होता है, इसमें कल्पना बहुत ज्यादा होती है, ये मनोवैज्ञानिक वाला एक तरह से है, ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक नाटक होता है ना, वही ये एक तरह से रेडियो फैंटेसी या अति कल्पना वाला नाटक है। इतना क्लियर हो गया? इसमें यथार्थ से कोई लेना देना नहीं होता, इसमें सच्चाई का कोई लेना देना नहीं होता, जो नाटक कल्पना से लिखी जाती है। धारावाहिक रेडियो नाटक, आप देखे होंगे धारावाहिक जो टीवी पर चलता है, अगर उसी को हम रेडियो में बक दे तो वही रेडियो नाटक हो जाएगा, धारावाहिक रेडियो नाटक। ये एकदम बहुत लंबा चौड़ा होता नहीं, एकदम एकदम मतलब इक्वेट होता है, मतलब थोड़ा कम होता है, कम से कम शब्दों में बहुत सारी बातें करने की कोशिश की जाती है और लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। अब काव्य नाटक, तो काव्य जो है ना, बड़े बड़े काव्य को अगर हम, ठीक है, या कोई भी नाटककार क्या करता है ना, कि रेडियो नाटक में परिणत करता है, रेडियो नाटक में परिवर्तित करता है, तो वही काव्य नाटक कहलाता है। आगे एग्जाम्पल दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। रेडियो कार्टून, इसमें क्या होता है ना, कि 1-2 मिनट का एक तरह से एकदम लघुत्तम रूप वाला रेडियो नाटक होता है, ठीक है। और इसमें चरित्र एक या दो होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें दिखाना है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब क्या है कि एक पात्र बोलेगा कि भाई क्या कहते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो दूसरा पात्र जो है ना अलग अलग तरीके से बताएगा कि नहीं भाई, ये जो है ना सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
है, यह स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, तो ये 1-2 मिनट का जो होता है ना प्रचार एक तरह से, तो वही रेडियो कार्टून के अंतर्गत आएगा। तो इतना क्लियर हो गया, एग्जाम्पल दिया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब रेडियो नाटक प्रस्तुतिकरण, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, आप इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेडियो नाटक का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है? तो सबसे पहले तो अवाचिक अभिनय, पहले तो दिखाया जाता है कि हाँ ये होगा, ठीक है। उसके बाद होता है विगाताख्यान और पूर्व दीप्ति, मतलब पहले जब घटना सारा हो गया तो फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, मतलब पीछे दिखाया जाता है कि पीछे क्या घटना हुई, ठीक है। संयुक्त दृश्य कम मोन्ताज अन्य, तो है ना, एक सभी चीजों को एक कहते हैं एक सीक्वेंस में जोड़ा जाता है, तो ये संयुक्त दृश्य क्रम हो गया। और अन्य अन्य तो देख लिए, स्वर की पुनरावृत्ति होती है, बार बार क्या कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही आवाज बार बार गूंजता रहता है, तो ये क्या है ना, स्वर की पुनरावृत्ति है। तो इस तरह से ये आप भी समझ गए होंगे कि ये क्या था, वही क्या था टॉपिक, रेडियो नाटक प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, तो ये देख लिया आप। अब आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। आगे तो मुझे नहीं लगता कि चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है, आगे आगे कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया ये वाला चैप्टर। देखता हूँ आगे क्या है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए, आप लोग देख लीजिए। तो मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम है, तो इसमें तो कुछ जानना ही नहीं, इसमें देखना समझना क्या है। मनोरंजन का सीधा सीधा मतलब होता है कि वैसा कोई भी कार्यक्रम जो हमें आकर्षित करे और जो हमारा मन बहलाए, ठीक है, जिससे हमें हंसी आए या अंदर अंदर सुख का या खुशी का अनुभव हो, तो वही मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम है, ठीक है। अब अलग अलग तरह के मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम जो है हमें देखने को मिलते हैं। हम कॉमेडी शोज देख लेते हैं, अपने मनोरंजन के लिए हम गाना सुन लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, तो ये सब क्या है, मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम है। तो यही बताना है कि अगर हमें जो है ना, रेडियो के माध्यम से हम कौन कौन से मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो हास्य व्यंग नाटिका चलती है रेडियो पे, हम उसका आनंद ले सकते हैं। व्यंग वार्ता में क्या होता है ना कि ये दो लोग मिल जाते हैं, हंसी ठहाके लगाते हैं और दूसरे श्रोतागण को भी हंसाते हैं, तो ये व्यंग वार्ता हो गया। चुटकुले सुनाए जाते हैं रेडियो के माध्यम से, ये व्यंग वार्ता हो गया। गीत संगीत का अगर किसी को शौक है तो कुछ लोग सामान्य गीत संगीत कार्यक्रम सुनते हैं। कभी कभी रेडियो पे शास्त्रीय संगीत आता है, वो सुनते हैं। कभी कभी लोक संगीत आता है, कभी कभी फिल्म के संगीत आते हैं, कभी कभी फरमाइशी कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, लोग अपनी ओर से फरमाइश भेजते हैं कि मुझे ये गाना सुनाया जाए। तो इस तरह से क्या है ना कि ये मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम हो गया। कुछ लोग ज्ञानवर्धक कार्यक्रम से मनोरंजन अपना करते हैं, जैसे कुछ लोग क्विज या प्रश्नोत्तरी वाला कार्यक्रम देख लेते, जैसे टीवी पे कौन बनेगा करोड़पति चलता था, तो ये कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग अंतराक्षरी खेल लेते हैं, ऐसे भी मनोरंजन हो जाता है। तो यही सब बातें हैं इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम ये तो देख लीजिए, मनोरंजन का महत्व समझ ही गए होंगे क्या महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर मनोरंजन नहीं होगा तो हम एक तरह से क्या ले कोल्हू का बैल हो जाएंगे, एकदम अपना काम किए जा रहे हैं, अपनी दुनिया में लीन है, तो फिर हमारा जो मस्तिष्क है ना वो एकदम समझ जाइए कि एंजाइटी का शिकार हो जाएगा, प्रेशराइज हो जाएगा हमारा मस्तिष्क। तो हमारे मस्तिष्क को सामान्य तौर पर कार्य करने हेतु तो मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अगर हम मनोरंजन नहीं करेंगे तो फिर हम पागलपन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया। और आगे बाकी कुछ लिखने देखने को है नहीं, आगे देख लेते हैं। सारा सार मैंने इसी में बता दिया। आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है भाई, ये तो छोटी सी बात है। आगे ज्ञानवर्धक मनोरंजन कार्यक्रम, ये सब तो बता चुका हूं मैं भाई। आगे देखता हूँ अगला चैप्टर क्या है, किस पर हमें डिस्कशन करना है। मैं कर्सर घुमाए जा रहा हूँ। हाँ, आंखों देखा हाल कमेंट्री, तो ये है ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, आंखों देखा हाल या कमेंट्री क्या है ना कि एक तरह से विवरणात्मक प्रस्तुतिकरण है, जिसमें क्या होता है ना कि कुछ एक घटना घटित हो रही होती है, मतलब जो प्रसारक होता है जो बताता है कि हाँ ये घटना हो रही है, तो उसके सामने है ना घटना घटित हो रही होती है, ठीक है। और जैसे जैसे घटना घटित होती है, वो क्या करता है ना, माइक्रोफोन के माध्यम से असंख्य लोगों को वो बताता है कि हाँ यहाँ पर ये घटनाएं घटित घटित हो रही हैं। यह इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं देता हूँ। आप लोग मैच देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में कमेंटेटर होता है जो कि कमेंट पास करते रहता है, और क्रिकेट में क्या हुआ, कब चौका लगा, कब छक्का लगा, कब किसने एक रन बनाया, कब किसने किसका कैच लिया, तो वो बकता रहता है, बोलता रहता है, ठीक है। तो यही क्या है ना, आंखों देखा हाल का कमेंट्री करना, या आंखों देखा हाल कहना, या फिर इसी को कमेंट्री कहते हैं। और जो बोलता है, जो बोल करके लोगों को बताता है कि हाँ ये घटनाएं घटित हो रही है, तो उसे हम प्रसारक अथवा कमेंटेटर
कहते हैं। अब दो प्रकार की कमेंट्री होती है, एक होती है खेल संबंधी कमेंट्री, एक होती है खेलेत्तर कमेंट्री। तो खेल संबंधी कमेंट्री हमें अक्सर देखने को मिलती है दोस्तों, जो खेल से संबंधित कमेंट्री होती है, खेल से संबंधित आंखों देखा हाल हमें अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि क्रिकेट के लिए अब हम ईडन गार्डन कोलकाता नहीं जा सकते, मान लीजिए वहां मैच हो रहा है, तो अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वहां चले जाए। तो कमेंट्री में क्या होता है ना कि हमें कमेंटेटर के माध्यम से, प्रसारक के माध्यम से हमें बताया जाता है कि हाँ इसने ये चौका मारा, ये छक्का मारा। तो ये खेल संबंधी कमेंट्री हो गई। कभी क्रिकेट की कमेंट्री आप देख रहे होंगे, कभी फुटबॉल की कमेंट्री देखते हैं, कभी अलग अलग खेल है उसकी कमेंट्री आप देखते हो। अब एक खेलेत्तर कमेंट्री जो खेल के अतिरिक्त होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि वैसा कमेंट्री, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे लाल किला पर। तो लाल किला पर जो वो झंडा फहराएंगे, तो वहां जो लोग उसको देखेगा और देख करके मान लिया जाए कि वो बताता है, वो बोलता है, हजारों लोगों को बोलने की कोशिश करता है, हाँ यहाँ यहाँ ये घटनाएं घटित हो रही हैं, हाँ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब जो है ना झंडा फहरा रहे हैं, उन्होंने झंडा फहरा दिया, उसके बाद वो आकर अपने आसन पर बैठ गए। तो वो जो बता रहा है ना, वो जो लोगों को, हजार लोगों को जो वो सुना रहा है ना, तो वो खेलेत्तर कमेंट्री के अंतर्गत आएगा। तो इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कमेंट्री की उपयोगिता क्या है। तो कमेंट्री की उपयोगिता आप समझ गए होंगे कि अगर कमेंट्री ना किया जाए तो हजारों लोगों तक जो है ना आंखों देखे हाल को या आंखों के सामने घटित हो रही घटनाओं के विवरण को नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए कमेंट्री की जाती है। क्लियर। आगे देखते हैं। ये सब अब बकवास की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, मेरे ख्याल से एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। आगे देख लेते हैं। आगे देखता हूँ। आगे आगे किधर गया। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका, यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की क्या भूमिका है, हमें बताइए। ठीक है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की महती भूमिका है। अभी पहले क्या होता था ना कि, अभी सबसे अच्छा एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। पहले हमारे समाज में ना परंपरागत शिक्षा मौजूद थी। हमें अगर पढ़ना होता था तो इसके लिए हमें विद्यालय जाना पड़ता था या कॉलेज जाना पड़ता था, वहाँ नियमित क्लास लेना पड़ता था। ठीक है। और तब जाकर हमें ज्ञान प्राप्त होता था और तब हम अपने परीक्षाओं में बैठ पाते थे। लेकिन आजकल जो है ना मुक्त शिक्षा प्रणाली की स्थापना हो गई है, जो कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली में जो मौजूद बाधाएं हैं ना, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। अब जैसे कि हम इग्नू में पढ़ते हैं या आप पढ़ते हैं, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप तो पढ़ते ही हैं, मेरा तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो अभी एकदम हट के चल रहा हूँ इससे। तो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग इग्नू में पढ़ते हैं, तो आप लोग ये देखते होंगे कि ये मुक्त शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि इसमें आपको क्लास नहीं जाना होता है, कॉलेज नहीं जाना होता है। ठीक है। तो अब आप क्लास नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या है ना, मुक्त शिक्षा प्रणाली। अब इसमें रेडियो की क्या भूमिका है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली में कोई सूचना है या कोई ज्ञान है, तो वो आपको सीधे शिक्षक गण के द्वारा या विद्यालय प्रबंधन या कॉलेज प्रबंधन के द्वारा पहुंचा दी जाती है कि हाँ आज ये घटना, या कल को छुट्टी रहेगी, या कल ये क्लास होने वाला, और आप क्लास में जाकर के सारी चीजें, सारी कक्षाएं अटेंड करते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। अब चूंकि आप इग्नू में पढ़ते हैं, आप एक मुक्त शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्सा है, तो आपको बताएगा कौन, कैसे बताया जाएगा आपको? तो उसके लिए इसी तरह के टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है, इसी तरह के कह लें कि प्रौद्योगिकी की मदद ली जाती है, जिसमें कि एक रेडियो भी है। अब मान लिया जाए कि आप इग्नू के छात्र हैं, आपको पता नहीं है कि कब असाइनमेंट सबमिट करना है और फिर एग्जाम कब देना है और किस चैप्टर को कैसे डिस्कस करें, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप या तो यूट्यूब की मदद लेंगे या कुछ लोगों की मदद लेंगे, ठीक है, या इंटरनेट की मदद लेंगे, तो ऐसे आप मदद लेंगे, या फिर तो आपको इतनी जानकारी हो जाएगी, या फिर इग्नू वाले क्या करेंगे, रेडियो के माध्यम से पूरी सूचना फैला दे, क्योंकि इंडिया में लगभग लोगों के पास रेडियो है। तो इग्नू वाले क्या करेंगे कि हाँ रेडियो के माध्यम से सूचना फैला देंगे, हाँ ये जो है ना इतने तारीख को असाइनमेंट सबमिट होगा, इतने तारीख को एग्जामिनेशन होंगे। तो ऐसे में क्या होगा ना कि लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यह भी रेडियो की एक भूमिका है। ठीक है। मुक्त शिक्षा पाठ्यक्रम में सबसे अच्छी भूमिका रेडियो निभाता है। ठीक है। अब ऐसा है कि क्लासेस की बात, अब क्लासेस के लिए चूंकि मुक्त शिक्षा पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं है, कभी कदाल होता है, ठीक है, कभी कदाल कक्षाएं होती है, उसमें आप अपनी समस्याओं को मतलब पूछ सकते हैं, समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। अब इग्नू वालों का भी है ना रेडियो का चैनल चलता है, टीवी पे चैनल चलता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस चैनलों के माध्यम से, उन चैनलों के माध्यम से बच्चों तक जो है ना क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन सिस्टमेटिक लेक्चर्स। ठीक है। तो ये क्या है ना, एक तरह से रेडियो की महती भूमिका है। अब ये क्लियर हो गया, मुक्त शिक्षा में रेडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना वो निभाता है। इतना समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि अब मुक्त शिक्षा को साइड करते हैं, कोई बच्चा है, ठीक है,
उसको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन उसको समझना आता है। अब वो उसका एक गार्जियन है, ठीक है, और रेडियो पर एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आता है जो कि बच्चों को ABCD, क ख ग घ इन सब चीजों का ज्ञान करवाता है, ठीक है। तब गार्जियन क्या करेगा ना, उस बच्चे को, चूंकि उसको लिखना आता नहीं है, तो सुनने और समझने की क्षमता है उसमें, तो गार्जियन क्या करेगा, रेडियो लगा देगा। रेडियो जैसे लगाएगा तो रेडियो से क्या होगा कि वो कार्यक्रम सुनाए जाएंगे, ABCD वाला, क ख ग घ वाला, 1 2 वाला, 1 2 वाला। तो वो बच्चा सुनेगा तो समझेगा। तो इस तरह से रेडियो क्या कर रहा है कि शिक्षा के लिए उस बच्चे को शिक्षित कर रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका आप समझ गए। अब इसी तरह मान लीजिए कोई बड़ा है, ठीक है, अब उसके पास समय पर्याप्त है, वो जीके की जानकारी चाह रहा है, तो जीके संबंधी कार्यक्रम रेडियो पे चल रहा है। अब वो कहीं पे बैठा हुआ है, चूंकि अब टीवी ले जाना वहां संभव है नहीं, टेलीविजन ले जाना संभव नहीं है, तो उसने लगा दिया रेडियो और वो जानकारी प्राप्त कर ली। तो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की यह सब भूमिका है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गई सारी बात। अब रेडियो के माध्यम से क्या होता है ना कि अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी आजकल दिया जाने लगा है। रेडियो के माध्यम से भाषण दिया, रेडियो के को मतलब आधार बना के शैक्षणिक भाषण दिए जाते हैं। यह भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो इतनी सारी बातें हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, संभवतः इस पर जो है ना आपसे कमेंट मतलब लिया जा सकता है, आपसे टिप्पणी करने को कहा जा सकता है परीक्षा में। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा होती है ना सामान्य शिक्षा, परंपरागत शिक्षा, या कह लें कि जिस जिस शिक्षा की एक ढांचागत प्रणाली हो, एक संस्थानिक ढांचा हो, वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। जैसे कि विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ने को जाते हैं वो एक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें वो उसे सारी चीजें जो है ना एक सिस्टमेटिक वे में करनी पड़ती है। तो ये औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अब आगे है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है ना, इसमें हमारी हमारी ओर से कोई बंदिश नहीं है, ठीक है, या हम पर कोई बंदिश नहीं है। मान लेते हैं कि हम किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ठीक है, हमारी स्थिति, हमारे घर की स्थिति खराब नहीं थी। बाद में क्या है ना कि अब हमने पढ़ाई तो छोड़ दी, हमें कोई डिग्री विग्री तो मिलने वाली है नहीं, ठीक है, लेकिन अब हमें थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, तो हम उसके लिए अनौपचारिक शिक्षा की मदद ले सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम रेडियो में बहुत सारे शैक्षणिक कार्यक्रम आते रहते हैं, अगर हम उसको सुनेंगे तो उसे भले ही हमें हमें डिग्री नहीं मिलेगी, सुनने से हमें डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो यही है ना अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, तो औपचारिक शिक्षा से एक स्टेप आगे है, यह एक कदम आगे है। इसमें काफी लचीलापन है, क्योंकि हम इसे कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं और ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हमें इससे कोई डिग्री नहीं मिलती है, लेकिन हम जो है ना मानसिक और शारीरिक तौर पर एकदम स्पष्ट अनुभवी लोग बन सकते हैं। अब है दूरस्थ शिक्षा। तुरंत मैंने आप लोगों को दूरस्थ शिक्षा बता दिया। दूरस्थ शिक्षा क्या है ना, इसमें औपचारिक शिक्षा का ही एक तरह का यह एक छाप लिए हुए है, लेकिन दूरस्थ शिक्षा में क्या है ना कि कोई बंदिश नहीं है, इसमें लचीलापन होता है। इसकी जो शिक्षण प्रणाली है काफी लचीली होती है। जैसे इग्नू की शिक्षण प्रणाली काफी लचीली है। आपके पास 6 6 महीने पर ऑप्शन है, एग्जाम दे सकते हैं, 6 6 महीने पर असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। कोई पेपर छूट गया तो 6 महीने के बाद दे सकते हैं, लेकिन सामान्य शिक्षा में ऐसा नहीं है। अगर एक पेपर आपका छूट गया तो आपको 1 साल वेट करना है, आपको 3 से 4 साल के अंदर ही आपकी डिग्री कंप्लीट करनी है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, दूरस्थ शिक्षा में इग्नू के अंदर प्रॉपरली 5 से 6 साल के अंदर आप ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास इतनी स्वतंत्रता है कि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम ना भी दिए और सेकंड ईयर में चले जाए, इतनी स्वतंत्रता है आपके पास। तो यही दूरस्थ शिक्षा है। क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे अब अभी कुछ डिस्कशन वाला नहीं दिख रहा है मेरे को इधर। आगे देखते हैं शिक्षा के माध्यम, ये सब अभी कुछ नहीं है। आगे बोध प्रश्नों के उत्तर। बच्चों के लिए रेडियो, तो ये तो बताने वाली बात है ही नहीं। बच्चों के लिए रेडियो अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया। बच्चों के लिए क्या है ना, बच्चों के लिए भी आजकल रेडियो पे बहुत सारे बाल उपयोगी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो बच्चों के लिए उपयोगी है। उनको एक डिवाइड किया गया है। कक्षा 1 से 2 के बच्चे के लिए अलग कार्यक्रम, कक्षा 2 से 4 के बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम, कक्षा 4 से 6 के बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम। तो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, क्लासों को, वर्गों को, और उसके हिसाब से रेडियो पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। और बच्चों को मतलब शिक्षित करने में मदद करता है रेडियो, और कुछ भी नहीं है इसमें। और कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और कुछ जानने लायक है भी नहीं। प्रयोजन पर श्रोताओं की पहचान यही है। ये वर्ग के हिसाब से, आयु के हिसाब से वर्गीकरण होता है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। छोटा सा चैप्टर था, शायद ये खत्म हो जाएगा ये। अब जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अबोध होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कविताओं का कार्यक्रम चलता है। जैसे मेघा राजा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे कार्यक्रम आते रहते हैं, जो कि बच्चों का मनोरंजन भी करते हैं और थोड़ा बहुत ज्ञान भी देते हैं उन्हें।
थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने में भी उनकी मदद करते हैं। तो यही क्या है ना कि बच्चों से संबंधित कार्यक्रम है, बच्चों की मदद करने वाले कार्यक्रम है जो रेडियो पर दिखाए जाते हैं। बात खत्म ये वाला। आगे देखते हैं आगे क्या है। मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो की भूमिका तुरंत बता दिए। मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो की क्या भूमिका है, अभी जस्ट बताया मैंने। मुक्त शिक्षण प्रणाली में रेडियो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो, टेलीविजन, इन्हीं सारे माध्यम से होता है। क्लासेस जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इन्हीं सारे माध्यमों से करवाया जाता है, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। और इसी रेडियो की वजह से है ना, सबसे पहले जो दूरस्थ शिक्षा है ना, उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1963 में क्या था ना कि ब्रिटेन में मुक्त शिक्षा प्रणाली या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का जो है ना सबसे पहले शुरुआत हुआ था, ठीक है। उसमें क्या था ना कि उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी तब उसकी इसको कहा जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ द एयर, मतलब हवा में तैरता हुआ विश्वविद्यालय, ठीक है, या यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑल इंडिया। हालांकि ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं होगा, मैं माफी चाहता हूँ। तो ये एयर मतलब हवाओं वाला विश्वविद्यालय, हवाओं में पठन पाठन, ठीक है। तो 1963 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसमें कहा गया था कि ये जो है ना परंपरागत प्रणाली से थोड़ा हटके होगा, इसमें लचीलापन होगा, लोचशीलता होगी, ठीक है। और ये जो है ना 1964 में यूनिवर्सिटी ऑफ द एयर नाम से इस शिक्षा पद्धति को, मतलब दूरस्थ शिक्षा पद्धति की शुरुआत भी की गई, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1967 में इसी को ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से आज भी जो है ना ये सारे प्रोग्राम्स हमारे दुनिया भर में अब चल रहे हैं। दुनिया भर में ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल गई हैं जो कि दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करवाती है। जैसे अपने भारत में ही ले लेते हैं, इग्नू दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करवाती है, DU सॉल दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करवाती है, सुभाष चंद्र बोस नेशनल सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी है शायद, वो जो कि बंगाल में है, वो भी दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करवाती है। बिहार में भी एक है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करवाती है। इसमें बंदिशें नहीं होती है, एक बच्चा एक छात्र जो है ना अपने निजी जीवन के कार्य करते हुए भी अपनी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकता है। उसे किसी क्लास की आवश्यकता नहीं है, किसी जगह जाकर के अपने समय को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब वो अपने निजी काम को करते हुए भी अपनी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता है। तो वो क्या होगा ना कि एक तरह से बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से ओपन यूनिवर्सिटी हुआ, और मतलब ओपन यूनिवर्सिटी ने मदद की बच्चे के शिक्षण में। और ये कहाँ से आया था, तो यही रेडियो नाम के बला से ओपन यूनिवर्सिटी आया था। तो इतना क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे क्या है भाई, ये फीचर वीचर है वो मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि इससे पेपर में क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो वो अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक बचा हुआ है। ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं और तो कुछ। चलिए भाई, ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। देख लेते हैं एक बार, हेडिंग में चले जाते हैं, देखते हैं कि क्या था हेडिंग। एक सेकेंड, कोई चैप्टर रह तो नहीं गया। ओह भाई, ये हाथ कर्सर को चलाना पड़ रहा है, दिमाग खराब। ये ऊपर ही नहीं जा रहा। अच्छा एक सेकंड, मैं एक नंबर पे चला जाता हूँ यहाँ लिख करके। चलिए मैं आ गया फर्स्ट नंबर पे। तो ये है इकाई 12 मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो की भूमिका। बता दी मैंने आप लोगों को सारी बातें, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न अब क्या पूछेगा खंड 2 में, जो खंड 2 में जो इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, इससे क्या प्रश्न बन सकता है। देखिए मैंने तुरंत कहा कि इससे है ना आपसे डिस्क्रिप्टिव जो अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या कह लें वर्णनात्मक क्वेश्चन, इससे थोड़ा हट के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेडियो वार्ता लिखिए। कोई एक विषय आपको दे देगा। अब विषय क्या देगा इसके बारे में मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं अनुमान नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि वो जो विषय देगा संभवतः अभी अभी लोकल, मतलब अभी सामान्य तौर पर जो घटित हो रही घटना है उसी से संबंधित विषय देगा, या कह लें जो करंट में घटित घटनाएं हैं। में भी अभी अभी एक बहुत ही मुद्दा जो है ना, बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है, कश्मीर फाइल्स करके एक मूवी है, हो सकता है कश्मीर फाइल्स पे आपको एक रेडियो वार्ता लिखने को दे दे। ये एक गरमाया हुआ मुद्दा है। या फिर ले लेके 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसका जो रिजल्ट आया है वह भी एक बहुत ही मतलब तगड़ा वाला मुद्दा है। उस पे आपको बोल सकता है कि रेडियो वार्ता लिख के बताइए। तो रेडियो वार्ता में क्या होता है ना कि आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। रेडियो वार्ता में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं या एक लोग होता है, ठीक है। और वो क्या करता है ना, बताता है। क्या बताता है, तो आप लोगों के स्क्रीन पर जैसे भ्रष्टाचार का दलदल, यह एक टॉपिक है, इस पर एक रेडियो वार्ता तैयार करनी है, रेडियो डिस्कशन तैयार करना है।
तो यहाँ पर एक दिया गया है, कहने को तो देश में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की हर स्तर से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये प्रयास महज भाषणों और कागजी कार्रवाई तक सीमित है। भ्रष्टाचार के चलते देश की लगभग 462 अरब डॉलर की राशि स्विस बैंकों में जमा है। तो ये इस तरह से है ना, उसके बाद बीच बीच में संगीत सुनने को मिलेगा। तो इस तरह से है ना, आप रेडियो वार्ता लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियो से संबंधित आपको वार्तालाप लिखने को कहा जा सकता है। आप कैसे रेडियो पर अपना वार्तालाप, अपनी बातों जो है ना, बातों को बताएंगे। जैसे मैं भी बातें कर रहा हूँ, एक तरह से मैं वार्तालाप ही कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ये रेडियो वार्ता है, ठीक है। इससे प्रश्न आपसे पूछेगा, रेडियो वार्ता पूछ सकता है आपसे। आगे देखेंगे आगे क्या है। यह एक एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे ना तो तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत लंबा है, इसलिए मैं ना इसको एकदम बता नहीं सकता। एकदम शॉर्ट में कैसे बताएंगे, एक दो लाइन का एग्जाम्पल नहीं है ना, यहाँ 10-10 लाइन का एग्जाम्पल है। तो आप लोगों के लिए मैं एकदम एग्जाम्पल अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर आप लोग बुक से भी देख लीजिएगा, ठीक है। रेडियो फीचर तैयार कीजिए। रेडियो फीचर है ना, एक तरह से समझिए कि रेडियो निबंध कह सकते हैं इसको। कोई एक टॉपिक मिल गया आपको, ठीक है, उस पे आप किस तरह से डील करेंगे। आपको मान लिया रेडियो पर बोलने को क्या दिया जाए कि ठीक है, आपको रेडियो पर जाकर के, मतलब रेडियो कोई चैनल में जाकर के आपको एक टॉपिक पर बातें करनी है। एक टॉपिक पर आपको ज्ञान का गुणगान करना है, जैसे एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट, इसके बारे में बताना है आपको। जैसे मान लिया जाए कि रेडियो फीचर में क्या है कि एक दिवसीय एक विश्व कप क्रिकेट हुआ, और ये 2021 में हुआ मान लेते हैं, और ये 17 फरवरी को हुआ। तो उस दिन जो घटनाएं घटित हुई ना, उस पे आपको रेडियो फीचर तैयार करना। आपको बताना है कि कैसे मैच की स्टार्टिंग हुई, कैसे मैच जो है ना एकदम एक सीक्वेंस में चला, कौन जीता, उसके बाद कैसे पटाखे फोड़े गए, कैसे आतिशबाजी की गई। तो एक तरह से समझ लो, एक तरह से निबंध है ये, ठीक है। जो आपके मन में जो जो विचार आएंगे ना, आप उसको लिख देंगे तो भाई रेडियो फीचर कहलाएगा, ठीक है। इतना, या एक तरह से कह लें कि आंखों देखा हाल कमेंट्री का ही एक हिस्सा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये वाला, अब मान लेते हैं कि आपको किसी साक्षात्कार में जाना है, किसी एक बड़े मंत्री का साक्षात्कार लेना है, ठीक है। तो साक्षात्कार का क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को बताया था। कुछ तथ्य वाले प्रश्न, अगर कोई दो व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति सामने है और दूसरा व्यक्ति इधर है, ये मतलब एक व्यक्ति एक साइड है, दूसरा व्यक्ति एक साइड, एक व्यक्ति बहुत बड़ा है और एक व्यक्ति छोटा है। तो अब क्या होगा ना कि बड़ा व्यक्ति जो है वो क्या करेगा कि छोटे व्यक्ति से प्रश्न पूछेगा। जैसे मान लेते हैं एक क्विज है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। तो टीचर जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा तो टीचर ये एक्सपेक्ट करेगा, ये आकांक्षा करेगा कि ये जो बच्चा है सामने वाला कुछ जीके वाला आंसर दे, इसमें कुछ फैक्ट हो, ठीक है। तो यह एक तरह से क्या है, साक्षात्कार है। अब मान लेते हैं एक नेता है, ठीक है। अब नेता ने समाज में क्या क्या काम किए, तो उस समाज में जो वो काम किए हैं उससे संबंधित कोई एक पत्रकार उससे प्रश्न पूछ सकता है कि हाँ महोदय, आपने ये काम किया, कैसे किया, क्यों किया, या फिर आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर इस काम को करने में कितना घोटाला हुआ। ये सब प्रश्न जो है ना पूछे जा सकते हैं। तो साक्षात्कार में क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं और उनमें प्रश्नों का दौर चलता है, ठीक है। और वो है ना जीके से संबंधित, मतलब कह लें कि जिसमें कि ज्ञानवर्धक बातें हैं, उससे संबंधित प्रश्नों का दौर चलता रहता है। तो वो क्या होगा, एक तरह से साक्षात्कार होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, एकदम 100% चांस है कि पूछा जा सकता है कि आपको किसी का साक्षात्कार लेना है, तो उससे संबंधित 5 प्रश्न तैयार कीजिए जो कि आप साक्षात्कार के समय उस व्यक्ति से पूछेंगे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे है शिक्षा के बाजारीकरण पर एक रेडियो प्रहसन तैयार कीजिए। तो यह एक तरह से नाटक है, मैंने आपको बताया था झलकी और प्रहसन के बीच अंतर बताया था मैंने आप लोगों को। तो में भी रेडियो प्रहसन पूछा जा सकता है, एक टॉपिक दे देगा, बोलेगा कि इस पर एक रेडियो नाटक लिखिए। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया भी गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं सारी चीजें अवेलेबल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है राजनीति, अर्थनीति, और मतलब यहाँ पर समाचारों का आलेख। तो समाचार जो समाचार रेडियो पे कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो उस पर बातें करनी है। तो कैसे बोला जाता है, जैसे कि सामान्य टीवी पर समाचार आता है, वैसे ही रेडियो में भी बोला जाता है। लेकिन रेडियो में समाचार में एक चीज ये ध्यान रखना पड़ता है कि शब्द ज्यादा कठिन ना हो, जटिल ना हो। अब जब जब शब्द कठिन होंगे, जटिल होंगे, तो अब व्यक्ति शब्दकोश में शब्द खोजने में लग जाएगा, तब तक तो समाचार निकल जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, या आपको है ना पूछा जाएगा कि आप समाचार कैसे लिखेंगे, या फिर आप हालांकि पिछले वाले ब्लॉक में मैंने बताया था कि आप समाचार रेडियो समाचार लेखन कैसे होता है, वो मैंने बता दिया था। तो आपसे है ना अभी बोला जाएगा कि ठीक है, आप एक समाचार लिख के दिखाइए, रेडियो के लिए आपको एक समाचार लिखना है, वो लिख के दिखाइए। तो ऐसे पूछा जाएगा। तो ये वाला आप लोगों को दिख गया होगा। रेडियो रूपक पूछा जा सकता है। रूपक रूपक को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो गया था। देखिए, रूपक का मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी ऐसा कोई क्रम है, कोई भी ऐसी घटना घटित हुई, उसमें चटकारे ऐड करना। चटकारे ऐड करने का मतलब उसमें रोचकता लाना, और रोचकता लाने के साथ साथ जानकारी भी प्रदान करना रूपक का एक मुख्य कार्य है। रूपक क्या करता है ना, कोई घटना हो, ठीक है, उसमें
रोचकता लाता है, ठीक है, और उसमें ज्ञान की भी वृद्धि करता है। मतलब कह लें कि मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में जो ज्ञान जो हमें देने का काम करता है रेडियो के माध्यम से, वही रेडियो रूपक है, ठीक है। तो रेडियो रूपक लिखने को कहेगा आपको, ठीक है, तो कोई एक टॉपिक दे देगा, बोलेगा इस पे रेडियो रूपक लिखिए। जैसे कि यहाँ पर है जियो और जीने दो, या एक टॉपिक है, इस पर रेडियो रूपक लिखना है। तो जियो और जीने दो में कह लेंगे यह एक तरह से फ्रेज टाइप का है, कि मुहावरे टाइप का है, तो उस पे आपको रेडियो रूपक लिखना है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है। अब जियो और जीने दो का मतलब है कि मान लीजिए कोई जानवर है, ठीक है, हम उसके साथ अत्याचार करते हैं, ठीक है। अब अत्याचार करते हैं, वो बेचारा बोल नहीं सकता है, तो अब वो अपने मन मन यही तो कहेगा, भाई तुम भी जियो, मेरे को भी जीने दो। तो वो अब यहाँ पर क्या नहीं, कि हमें क्या करना है ना, कि उस जानवर की पीड़ाओं को लिख देना है, कि हाँ, वो जानवर इस तरह से पीड़ा मतलब भोग रहा है। और उसके बाद जो है ना, उसमें हम थोड़ा बहुत चटकारे ऐड कर देंगे, थोड़ा बहुत जीके ऐड कर देंगे, तो यही क्या होगा, रेडियो रूपक होगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। साक्षात, ये तो बता ही दिया था मैंने, ये तो बहुत ज्यादा ही फट गया है, एकदम बेकार सा हो गया। किसानों द्वारा आत्महत्या के लिए आत्महत्या के मुद्दे पर रेडियो फीचर तैयार किया। मतलब यहाँ पर क्या है ना, कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हमें एक निबंध लिख देना है और वो रेडियो के सामने बोल देना है, तो यही क्या है ना, रेडियो फीचर है। तो ये वाले ऐसे प्रश्न आपसे 100% आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि किस टॉपिक पे पूछा जाएगा, ठीक है, किस टॉपिक पे पूछा जा सकता है, इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। लेकिन ऐसे प्रश्न आएंगे, आप लोग चाहें तो आप अपने बुक को खोल लीजिएगा, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल अटे पड़े हैं, आप एक दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो सबको समझ जाएंगे। क्योंकि ये एकदम लंबा लंबा एग्जाम्पल है, इसको समझाना, इसको बता पाना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ये बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, या मैं बता नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, और खंड ख में 100% आएंगे, आप लोग देखिएगा। तो आप लोग तैयार रहिए। और अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा मैं, क्योंकि इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, फैक्ट्स थे, सब मैंने बता दिए, ठीक है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा। 50 मार्क्स का ये पेपर आएगा। 50 मार्क्स में से संभवतः 20 या 30 मार्क्स आप डिस्क्रिप्टिव टाइप लिख देंगे, वर्णनात्मक प्रश्न लिख देंगे। फिर 20 नंबर में ऐसे प्रश्न से हमें आप लोगों को लड़ना है, ठीक है, जिसमें आप रेडियो वार्ता लिख सकते हैं, आपसे रेडियो वार्ता लिखने को कहा जाएगा, या फिर आपसे रेडियो फीचर लेखन के लिए कहा जाएगा, या फिर साक्षात्कार के लिए 5 प्रश्न को कहा जाएगा। तो ये सब आप, ये 20 नंबर में आप लोग इससे लड़ेंगे ऐसे प्रश्न से, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो 50 मार्क्स में ये सारी बातें थी। 10-10 मार्क्स का पेपर, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी होंगे। 14-15 पेज आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, आप अपने एग्जाम अच्छे से पास आउट कर जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से जितना था मैंने बता दिया, मैंने इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया, मैंने इसको ज्यादा बढ़ाया नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि पहले तो पहली वीडियोज में ही मैं गलती कर चुका हूँ। गलती मैंने ये की कि मैंने आप लोगों को स्लाइड नहीं दिया, ठीक है, समय नहीं था, समय का अभाव था, मैं स्लाइड नहीं दे पाया, मैंने डायरेक्ट ही आप लोगों को सारी बातें बता दी। लेकिन हाँ, पिछले वीडियो की जो पीडीएफ है ना, वो मैं आप लोगों को जरूर अवेलेबल करवा के दे दूंगा। पीडीएफ में सारी बातें लिखी गई होंगी, बाकायदा एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, और वो फ्री होगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और वो आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा या व्हाट्सएप के ग्रुप से ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग परेशान मत कीजिएगा मुझे, मतलब आप लोग इतना मैसेज करने लगते मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं किन किन को दे पाऊंगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति को सिस्टमेटिक पीडीएफ चाहिए, किसी दूसरे पब्लिकेशन का पीडीएफ चाहिए, जो चाहते कि मैं ज्यादा से ज्यादा गैस क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर सकूं, या ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सकूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा दूसरे पब्लिकेशन का, जिससे संभवतः क्वेश्चन आते भी हैं। और उस पीडीएफ का थोड़ा बहुत चार्ज आएगा, वो चार्ज मैं आप लोगों से इसलिए लूंगा क्योंकि मुझे भी उस पब्लिकेशन वाले को पैसा देना होता है। तो वो तो मैं लूंगा ही। तो इतनी सारी बातें थी, एकदम क्लियर होगी। ये वाला वीडियो भी छोटा सा है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम सेकंड सिटिंग में है शायद आप लोगों का। तो सेकंड सिटिंग में जब आप लोग एग्जाम देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। और कल वाला जो वीडियो था ना, पिछले पिछले वाला वीडियो सेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 10 या 9 प्रश्न है शायद। उसमें से मैक्स मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 या 3 प्रश्न तो आएगा ही आएगा, चाहे सीधे आए चाहे घुमा के आए। तो आप लोग दोनों वीडियो सेशन को देख लीजिएगा, और हो सके, हालांकि मैं कभी ये रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियोज में जो व्यूज आते हैं उसमें 70% जो है ना, वो नॉट सब्सक्राइब्ड व्यूज है, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही फायदा होगा इन फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, आपके एग्जाम भी अच्छे से चले जाएंगे। जो भी नोटिस आएगा इग्नू का, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा इग्नू को, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और एकदम क्लियर मिलता रहेगा। कोई गलत सूचनाएं मेरी ओर से आप लोगों को प्रदान नहीं की जाएंगी, ठीक है, जैसा कि अन्य यूट्यूबर करते हैं। हालांकि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को क्या है ना, उन लोगों का एक मुद्दा होता है, पैसे लेना, पैसे कमाना।
वो लोग क्या करते हैं ना, एक ही बात को 10 तरीके से घुमा के 10 दिन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे में बच्चे गुमराह हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब उनको क्या है, वो तो ना कमेंट का रिप्लाई देते हैं, ना ही पर्सनली वो किसी से बात करते हैं। अब वो तो अपने मस्ती में है, आप लोगों को समस्या हो जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और एक इन्फॉर्मेशन एक ही बार मिलेगा, आप चाहें तो उस इन्फॉर्मेशन को एक बार देखिए, 10 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, 100% उस समस्या का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।